उपायुक्त प्रदीप दहिया ने आज झज्जर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर डीसीपी लोकेश कुमार, एडीसी सनोली शर्मा, डीएमसी प्रवेश कुमार व एसडीएम रविंद्र यादव आदि अधिकारी उपस्थित रहे। क्वालिटी डिस्पोजल हो ताकि जनता को प्रॉब्लम्स का सामना कम करना पड़े और जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए जिस भी स्तर पर प्रोजेक्ट्स बनने वो बनाए जाए। इसके बाद कुछ मुद्दों पर जो बात हुई जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से स्पेसिफिक थे वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें एक स्पेसिफिक मुद्दा था वाटर लॉगिंग का, जो कि स्पेसिफिकली मुझे भी कहा गया है और कुछ डीसी को जो जहाँ ये प्रॉब्लम है सेम की समस्या जिसको कह देते हैं हम हिंदी में, तो उसको लेके एग्रीकल्चर और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने मिलकर कुछ पहले प्रोजेक्ट्स किए हैं यहाँ के क्षेत्र में। गोरिया गांव का एक पर्टिकुलर मामला है जो सीएम साहब ने मुझसे पूछा था, ब्रीफिंग की थी मैंने उनकी, तो मैं मानता हूँ आपकी नॉलेज में शायद होगा अराउंड 9 करोड़ का एक प्रोजेक्ट गोरिया के लिए बनाया गया, जिससे कि सोलर पंप्स लगाकर और वहाँ से ग्राउंड वाटर निकाल कर पास में गांव में ले जाके 6 एकड़ का पोंड है वहां लेके जाएंगे। लेकिन आज जैसे हमने सुबह मीटिंग की आज, जिसमें कि इरिगेशन के इंजीनियर्स थे, एक्सीएन साहब थे, रामनिवास जी जो रोहतक डिवीजन से आए थे, और एनटीपीसी के ऑफिसर्स थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसमें जो डिटेल्स समझ में आई है, तो 3 तरह का पानी वहां पर हो रहा है जो प्रॉब्लम हो रही है। एक तो सरफेस वाटर बारिश की वजह से इकट्ठा हो जाता है, एक जो उनका जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं प्लांट में एनटीपीसी वाले, सीपेज होने की वजह से ग्राउंड वाटर ऊपर आ गया है वाटर टेबल। उसको लेके जो प्रोजेक्ट है, एक्सपेक्टेशन है, फ्लड कंट्रोल बोर्ड में डिस्कस हुआ था वो, और वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। इस मई तक कोशिश करेंगे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का, उम्मीद है वो पूरा हो जाएगा। उसमें कुछ सेविंग्स है, तो उससे हमने कुछ और सजेशंस भी किए। जैसे गांव के लोग आते थे हमारे पास कि एनटीपीसी का जो खुद का पानी है, जो इतना बड़ा एरिया होता है, बारिश का पानी है, तो वो बाहर खेतों में छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे, एनटीपीसी ने भी दिए, तो उसको लेके एक ये इसलिए डिटेल में प्रोजेक्ट बताना चाह रहे हैं क्योंकि अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा जो कंसर्न है ये है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के। उससे ग्राउंड वाटर निकाला जाएगा और जो सरफेस पे पानी है जो उस पानी को भी कलेक्ट कर कर महेंद्रगढ़ कनाल में डिस्चार्ज किया जाएगा। उसको लेके सेविंग से काम किया जाएगा, अराउंड 3 CR की सेविंग्स है उससे, या फिर अदरवाइज फंडिंग की जरूरत होगी तो वो हेडक्वार्टर से फंडिंग अरेंज की जाएगी। ये मेन कंसर्न था। इसके अलावा जो यूएलबी डिपार्टमेंट की तरफ से जो कंसर्न किया गया वो प्रॉपर्टी आईडी का था कि उसमें लोगों को समस्या ना आए। समाधान शिविर में जो हमारा एक्सपीरियंस चल रहा है प्रॉपर्टी आईडी का डेटा क्लीनिंग की तरफ है, मैं पहले म्युनिसिपल कमिश्नर काम किया, इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी काम किया अराउंड 2 इयर्स, तो अब इसकी क्वालिटी अच्छी हो रही है। तो प्रॉपर्टी आईडी में कोई स्पेसिफिक किसी के टिपिकल भी केसेस होंगे तो वो हम ठीक कराएंगे। इसके बाद अमृत सरोवर स्कीम के तहत जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो सीएम साहब ने प्रायोरिटी पे रखे कि भी उससे समस्या के समाधान रहें। एक जो कंसर्न है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशंस कम है किसानों के, अराउंड 60% यहाँ का रहता है झज्जर का। तो जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने बताया कि यहाँ पर लोग कई बार मंडी में अपनी फसल नहीं लेके जाना चाहते। मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए कि उसका प्रोक्योरमेंट कराना है, वो रजिस्ट्रेशन इसलिए करनी चाहिए ताकि क्षतिपूर्ति पोर्टल पे भी तभी पैसे मिलेंगे सरकार की तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट के जब आपने वहां रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा। आप रजिस्ट्रेशन करें, प्रोक्योरमेंट नहीं कराना वो अलग बात है। जैसे प्राइवेट में भी जैसे जो यहाँ पर कम है, छोटी जो होते हैं और कम लैंड है, लैंड होल्डिंग, तो वो नजफगढ़ वाले एरिया में वहाँ पर जाके सेल कर देते हैं इन प्राइवेट, ऐसा डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने हमें बताया। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से किसानों की इसमें रजिस्ट्रेशंस बढ़ाएं। इसके बाद जो हमें
सीएम अनाउंसमेंट्स के लिए कहा गया है कि सीएम अनाउंसमेंट्स जो हमारे यहाँ की हैं वो टाइमली पूरी हो जाएं, अगर नोट फिजिबल हैं वो तो फिर नोट फिजिबल कराई जाए, जो फिजिबल है उसमें एक्सपेडाइट किया जाए काम को। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, काफी लोग आते ही जिनको गांव में घर बनाना है, उसमें जो बेनिफिट्स मिलने हैं उसके तहत एक परमानेंट वेट लिस्ट बोलते हैं, उसमें 3196 बेनिफिशियरीज हैं हमारे। अभी हमारा नेक्स्ट वेडनेसडे तक वो सर्वे पूरा हो जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट को टारगेट मिला हुआ 3171 का मिला हुआ है, जिसके तहत परमानेंट वेट लिस्ट का मतलब क्या है कि जो पहले सर्वे हुए हैं उसमें से कितने लोग आज एलिजिबल हैं, इन 3171 में वो एडजस्ट हो जाएंगे। और जो टारगेट बचेगा उसमें ग्राम सचिव अभी सर्वे करने लग रहे हैं। इस वेडनेसडे को दोबारा मीटिंग करके एक तो होगा परमानेंट वेट लिस्ट, पुराने जो बेनिफिशियरी हैं और जो नए आ गए हैं उनके लिए वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। पीएम आवास सॉफ्ट करके ऐप है, वो डेवलपमेंट स्टेज में है, कुछ दिन में पब्लिश होने के बाद, चेंजेस आने के बाद वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। जैसे सीओ साहब ने बताया, सीओ साहब ने इसमें काफी मेहनत की है पीएमएवाई ग्रामीण, और उन्होंने एश्योर किया कि वो अच्छी मेहनत करेंगे इसमें, श्री राजेश प्रजापति जी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ये टारगेट मिला हुआ है। जैसे सीएम साहब से बाद में बात हुई, इनफॉर्मली भी जो बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि प्रायोरिटी वाइज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को हमने सैचुरेट करना है। सैचुरेट करने मतलब बेनिफिशियरीज जितना हमारा टारगेट है वो पूरा हो जाए, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स आए वो अनयूटिलाइज ना रहे। इसके बाद ई ऑफिस इम्प्लीमेंटेशन के लिए विभागों को कहा गया है, सभी विभाग ई ऑफिस एक बारी काफी ट्रेंड में आ गया था, लेकिन सरकारी काम ई ऑफिस का, जिससे फाइलों का गुम होना वगैरह ना हो। एक जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट लिया गया है वो डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन एवरी ग्राम पंचायत। तो इसमें पहले स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ये थी कि सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में कोई भी लाइब्रेरी नहीं होगी, लेकिन वहाँ जो डिस्कशन हुआ उसकी गाइडलाइंस आ जाएंगी शायद, जो ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा है कि आप अगर स्कूल में कोई बिल्डिंग ऐसी है जो यूज नहीं हो रही है और उसका रास्ता अलग से बन सकता है कि बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना वहाँ पर लाइब्रेरी खोली जा सकती, तो बेटर है। तो ये जैसे ही अमेंडेड इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, हमारा होमवर्क उसमें शुरू हो गया है काम करना, जो बेसिक वर्क है हमारा। इसमें सरकार की तरफ से बुक्स और फर्नीचर का पैसा आएगा और रिनोवेशन का, रिपेयर का। बिल्डिंग बनाने के लिए अभी फंडिंग अवेलेबल नहीं कराएगी गवर्नमेंट, वो हमने अपने स्तर पे क्या करना, जो भी सरकारी बिल्डिंग हो वो हमने ले लेनी है। ये मेरा पर्सनल मानना भी है, प्रोफेशनली भी मैं एग्री करता हूँ कि जो लाइब्रेरीज बनने से जो एक अलग जगह है कि हरियाणा में जॉब्स आएंगी टाइम से, सरकारी जॉब है या प्राइवेट जॉब है, जिसकी भी तैयारी करनी, बच्चों को स्पेस मिल जाएगा, वो जाकर पढ़ना शुरू करेंगे वहाँ पर। सीएम साहब का स्पेशल फोकस है इस बात के बारे में कि लाइब्रेरीज होनी चाहिए और लाइब्रेरीज में उचित सुविधा भी हो। इसमें एक बात का ये ध्यान रखा जाएगा, जो अधिकारियों को कह दिया गया है कि आप कोई भी लाइब्रेरी ज़्यादा दूर ना बनाएं, जिससे कि उसकी एक्सेसिबिलिटी सही रहे। हम पर्सनली भी गवर्नमेंट के फंड से भी और अदरवाइज भी सीएसआर से कहीं से भी जो भी इसमें आना चाहेंगे, इस पर थोड़ा सा 1-2 मिनट में आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। इनको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा ग्राम पंचायत लेवल पे इनकी मैनेजमेंट होगी, कोई अच्छी एनजीओ हो। हमसे भी कई ग्रुप्स मिले हैं, चिमनी के शहीद स्मारक बनाने के लिए लोग मिले, जैसे वो लोग एक्स सर्विसमैन बहुत है अपने यहाँ पर, और ग्राम पंचायत लेवल पे ही कुछ ऑनरेरियम वगैरह डिसाइड करके वो लोग उनको रखें और उनके सहयोग से इन लाइब्रेरी को चलाएं। मैं मानता हूँ मेरे अनुभव में और आपके अनुभव में ही लाइफ में ये रहा होगा कि लाइब्रेरी से बढ़िया सोसाइटी में और कोई चीज़ नहीं हो सकती, जिससे कि अच्छे सिटीजन भी बनते हैं, रोजगार मिलता है बच्चों को, और कोई क्राइम की तरफ जाने से भी रुकता है। जो पढ़ाई में लग जाएगा बच्चा, वो नौकरी सरकारी करेंगे। मैं इस जॉब से पहले प्राइवेट जॉब करता था, ठीक है जी, गवर्नमेंट जॉब करे, प्राइवेट जॉब करे, अपना काम करे, किसी भी फील्ड में जाएगा एक समझदार आदमी बनेगा। पढ़ाई से ये उम्मीद की जाती है। दूसरी बात क्या है कि घर वालों को भी ये रहता है कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं तो किसी गलत संगत में ना जाएंगे, ये उम्मीद की जाती है। इसमें कोई, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो समस्याएं हैं वो सुझाव कृपया करके बताएं, ताकि हम इस पर्टिकुलर स्कीम में ना बिल्कुल हम एट द अर्लीस्ट सैचुरेट करना चाहते हैं। पर्सनल उसमें जो हमारी बात हुई है एडीसी मैडम से, डीडीपीओ मैडम से,
और डीएमसी साहब से। डीएमसी साहब से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तो रूरल एरिया के लिए कहा है, लेकिन अर्बन एरिया में भी ऐसी जरूरत होगी तो डीएमसी साहब अपने स्तर पे ही डिपार्टमेंट के लेवल पे इनिशिएटिव लेकर लाइब्रेरीज बनाएंगे। तो मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर मैंने काम किया इससे पहले, तो उनकी लाइब्रेरीज काफ़ी नंबर्स में होती है, 15 लाइब्रेरी, कहीं 20, 25 लाइब्रेरी बनाते हैं, वो बेटर रहेगा। इसके बाद जैसे जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज है, जैसे अपने झज्जर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक नया फुटवेयर पार्क बनाने के बारे में, तो उसके लिए सजेशंस भी आपकी तरफ से कि भाई कहाँ होना चाहिए, वो हम इंडस्ट्रीज से पूछेंगे ताकि हम उसके लिए जगह देख लें। मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि एक टिपिकल सेक्टर बनाने के लिए अराउंड 200 एकड़ लैंड मिनिमम होनी चाहिए। कोई भी HSUP का सेक्टर होता है, HSIDC करती है, किसी ग्राम पंचायत में होगी, ई भूमि से करना टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, कई बार ग्राम पंचायत की लैंड होगी तो वहाँ वो बन जाए। पर्सनली अगर पॉसिबल हुआ तो उस तरह से भी हम चाहेंगे झज्जर में हो जाएगा और बेटर रहेगा, क्योंकि झज्जर से में थोड़ा पॉपुलेशन 72,000 के अराउंड है, परिवार पहचान पत्र का डेटा थोड़ा यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगी थोड़ी सी, तो थोड़ी डिमांड क्रिएट होगी, हॉस्पिटल स्कूल्स वगैरह और अच्छे आएंगे यहाँ पर। एक स्वामित्व स्कीम है गांव में जो चलती है, जो आप लोगों के पास भी कई बार बेनिफिशियरीज आते होंगे, इसमें रजिस्ट्रेशंस नहीं होती, तो मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा इस पॉइंट की कि उस स्कीम में क्या हुआ था और क्या आगे होने वाला है। स्वामित्व स्कीम में जैसे ऑब्जेक्टिव ये था कि आबादी देह की जो लैंड है उसका कभी सर्वे नहीं होता, जैसे आप लोगों को नॉलेज में भी होगा, सर्वे होता हमेशा एग्रीकल्चर लैंड का, कंसोलिडेशन एग्रीकल्चर लैंड का। तो आबादी देह क्या था कि जहाँ पर पॉपुलेशन रहती है तो उनकी ओनरशिप उसको मिल जाए। लोग अमूमन उसमें सेल परचेज नहीं होती थी, कब्जे तब्दील होते थे बस। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम सोची थी, इसमें हाईकोर्ट की कुछ ऑब्जेक्शंस थे कि जी आप ओनरशिप ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो जैसे हमें बताया गया कि इसमें एक एक्ट बन रहा है जिसे विधानसभा में आएगा और उसके बाद ओनरशिप दे दी जाएगी उनको। इसमें प्रॉपर्टी कार्ड एक बनता था, उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन होनी, फिर ही उसको सेल परचेज किया जा सकता है या लोन लिया जा सकता, मोनेटाइज किया जा सकता उसको। ये स्कीम अभी के लिए, लेकिन लोग हमारे पास आ रहे हैं कि जी मेरे जमीन पे इस प्रॉपर्टी कार्ड पे इस लोकेशन पे दूसरे व्यक्ति का नाम चढ़ गया, तो वो करेक्शंस हम बोनाफाइड कर देंगे, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी कार्ड देने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होना वो रिज्यूम तभी करेगा जब विधानसभा में एक्ट आ जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँ पंचायती राज एक्ट में सेक्शन 5 ऐड किया गया है, उसके तहत 500 गज तक के जो किसी ने घर बना लिया है जो कि नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे एडिशनली पब्लिक यूटिलिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ट्रैफिक जैम को नहीं कर रहा है, वो नोटिफिकेशन की कॉपी हम आपको दे देंगे अभी, वो हम रेगुलराइज करेंगे। और उसमें जो रेकनिंग डेट है वो 1 मार्च 2004 है, और उसमें जो रेट्स भी लगेंगे उस टाइम के लगेंगे कलेक्ट्रेट का 50%। इससे काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी जो लोग गवर्नमेंट लैंड्स पे घर बना ले रहे हैं, स्पेशली गांव के क्षेत्र में। बहुत सारे केसेस भी चल रहे थे हमारे पास भी डिफरेंट कोर्ट्स में, तो अब हमें कहा गया कि उनका डेटा तैयार किया जाए, हम उसको करने लग रहे हैं ताकि जनता को इसमें राहत मिले। और अमूमन गरीब लोग घर बना के रह रहे हैं उस जगह पे, तो उसको हम रेगुलराइज करेंगे। और अधिकारियों को हिदायत दे दी गई है कि कोई भी एनक्रोचमेंट हटाने का ऐसा काम ना करें। और रेकनिंग डेट का मतलब भी वही है 2004 का, उसके बाद वालों को हम अलग तरह से डील करेंगे, तो रेगुलराइज हम करना चाहेंगे। सीएम साहब ने जैसे जो प्रायोरिटीज लिखवाई हैं, जो हमें बताया गया है डीसी कॉन्फ्रेंस के तहत, जो मैं हर एक जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में इंडस्ट्रीज कम होती हैं, इस हेडक्वार्टर पे जैसे म्यूटेशंस बहुत पेंडिंग है, तो हम नेक्स्ट वीक रेवेन्यू की मीटिंग कर रहे हैं, वो हमारा प्रायोरिटी रहेगा। आम आदमी आते हैं हमारे पास जो एक्सपीरियंस से और नॉलेज से हमें आइडिया कि गांव के क्षेत्र में भी परेशान है लोग, और शहरी क्षेत्र में खासकर उसमें कहते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड म्यूटेशन है, दर्ज करने में टाइम लगेगा, लेकिन वो बहानेबाजी नहीं चलेगी रेवेन्यू कर्मचारियों की। नेक्स्ट वीक जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हम रिव्यू करेंगे, वो मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट है,
एज डिप्टी कमिश्नर बिल्कुल स्ट्रिक्टली लिया जाएगा। कोई स्टाफ की कमी नहीं है रेवेन्यू में। आपने देखा भी होगा कुछ एक कर्मचारी ने ऑर्डर होने के बाद ज्वाइन नहीं करा, उसको सस्पेंड किया गया। अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि लोग इधर उधर घूम के सोचते हैं कि ऑर्डर कैंसिल हो, जो ऑर्डर जारी हो गया आप जाके ज्वाइन करें उसको। ऐसा ये इनडिसिप्लिन नहीं चलेगा। इसके बाद एक जो सीएम साहब ने कहा है कि कोई भी टेंडर है मेंटेनेंस का, मैंने ऑफिसर्स की मीटिंग लेके सबको ब्रीफिंग कर दिया था कि वो मेंटेनेंस का टेंडर खत्म होने से पहले, स्पेशली सफाई वाले टेंडर पहले ही टेंडर हो जाए, ताकि कोई ऐसी बात ना हो कि हमें एक्सटेंशन देना पड़ रहा है, कोई ऐसी बात ना हो कि जनता को दुविधा हो रही है उससे। हर पथ ऐप दोबारा एक्टिव होगी जिससे जो रोड्स पे गड्ढे हैं वो भरे जा सके और जहां रिपेयर की जरूरत है वहां रिपेयर हो सके। एक जो सीएम साहब ने कहा है कि स्टेडियम्स की स्थिति ठीक रहे। झज्जर में जैसे आपने देखो, हमें देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा नहीं कि हम अच्छी बात कहें, उस तरह से आपसे फीडबैक भी चाहिएगा और हम अपना जो हमारी नॉलेज में होगा, जो काम नहीं हो रखे, जैसे मैंने जब डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किया था, मैं एसडीएम साहब और हमने पहले भी जॉब की हुई साथ में, तो हम जब आपस में बैठे थे तो हमने एक बात सोचा कि स्टेडियम्स डिस्ट्रिक्ट में भी, लोकेश जी भी, डीसीपी साहब भी कह रहे थे कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अच्छे स्टेडियम्स हैं। सीएसआर एंड गवर्नमेंट फंड्स दोनों को यूज करके हम ये चाहते हैं कि एक अच्छे लेवल का स्टेडियम हमारे यहाँ जरूर होना चाहिए। मेरी ओपिनियन तो ये बन रही थी एज ऑफिसर एसडीसी की, हमें नया स्टेडियम भी बढ़िया बनाना चाहिए, ये भी रहे, लेकिन एक नया स्टेडियम होना चाहिए कम से कम 25-30 एकड़ में, फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए, उसमें अंदर ही ग्राउंड हो। जैसे आप रेवाड़ी में देखेंगे, हिसार में देखेंगे, आपने इंफ्रा देखा होगा। हमारे यहाँ से मेडल्स आए हैं काफ़ी और लोग मेहनती भी बहुत ज़्यादा हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो उनको वो फैसिलिटेट किया जाए और इन जनरल हेल्थ भी ठीक रहता लोगों का। ये हम कोशिश करेंगे कि स्टेडियम्स पे फोकस करके, ये हमारी भी प्रायोरिटी है उस तरह से। बिल्कुल एक हरियाणा स्वच्छ मिशन के तहत गवर्नमेंट ने ये कहा है, सीएस सर ने हिदायत आई हुई हमारे पास कि सेल्फ असेसमेंट कर लें अपने डिपार्टमेंट्स की। एक परफॉर्मा है, वो हम मीटिंग्स भी लेने लग रहे हैं, जिसके तहत जो पुराना रिकॉर्ड है, पुराना सामान रखा हुआ है, थानों में गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, उनको हम कंडेम करके उनको गवर्नमेंट की हिदायतों के अकॉर्डिंग वीड आउट करना कहते हैं इसको, रिकॉर्ड को, तो वो हम करेंगे। जब नेक्स्ट हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो हम उसमें ये आपको बताएंगे कि हमने इस पर कितना काम कर लिया है। इसके बाद सीएम साहब ने सभी सिविल सर्वेंट्स के लिए ये कहा है, सरकारी कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, कि भाई जो पब्लिक आ रही है ना, वो पब्लिक से सही से बात हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग काफ़ी परेशान होते हैं, आके हमें कहें तो पेशेंस से उनकी बात सुनना और कोशिश करना है। इसमें मैं कहूँगा जो सेंसिटिविटी है, कई बार ऐसा होता है सीनियर अधिकारी तो उस बात को समझते हैं, लेकिन कल भी मेरे पास एक ऐसा केस आया कि हमें पता है बिल्कुल सिंपल काम है, लेकिन उनको चक्कर कटवाए जा रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से। डीआरओ साहब ने सुबह आते ही पहला काम वही किया, कोई एक्स सर्विसमैन थे, उनका काम इन्होंने तुरंत करके दिया। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपने सभी कर्मचारियों को, सबऑर्डिनेट स्टाफ को भी ये कहना चाहेंगे और कृपया करके आप भी अखबार के माध्यम से कहेंगे भी हर एक जो भी पब्लिक से इंटरेक्शन करता है कर्मचारी, स्पेशली ग्राम सचिव, पटवारी, बिजली निगम की तरफ से, पुलिसमैन, कांस्टेबल्स, सभी लोग प्यार से बात करें। क्योंकि देखिए आपने भी देखा होगा, हम किसी की बात सुन लेते हैं तो आपकी सेटिस्फेक्शन उनको वहीं हो जाती है। ऑनरेबल सीएम साहब जैसे लोगों को सुनते हैं, जैसे हमें सुनते हैं एज ऑफिसर्स, तो हमें ये लगता है कि हाँ सुन और कुछ हो, उम्मीद होती है। तो ये कोई ऐसा नहीं हम किसी को फेवर कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी है ये बिल्कुल पब्लिक से इंटरेक्शन सही रहे हमारा, सही से बात करें नीचे कर्मचारी। कोई ऐसी बात आती है सामने, कोई कर्मचारी नहीं मान रहा है बारी बारी, तो हम उनकी ट्रांसफर्स भी करेंगे और डिसिप्लिनरी एक्शन भी करेंगे। मेरे पास कई सरपंचों ने आगे कहा कि पटवारी सही से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, और कल ऐसा एक्सपीरियंस रहा, मैं गांव का नाम अभी नहीं बताऊंगा, उन्होंने इतने प्यार से कहा, मैं 4-5 मिनट सिर्फ उनको देखता रहा, वो जैसे बोल रहे थे सरपंच साहब की जी काफ़ी बारी हो गया जी, 2-3 साल से पटवारी यही हैं,
कह देता है बूढ़ी औरतों को कहता है लेके आओ मेरे पास, ऐसा नहीं है। गांव में काम आता है और किसी को कह देता है तुम देख के आ जाओ, उसको मेरे पास ले, परेशान करते हैं मतलब। तो हम बिल्कुल ट्रांसफर्स करेंगे। हर एक पटवारी और ग्राम सचिव सरपंच से बिल्कुल प्यार से बात करे। ना होने वाले ऑनरेबल सीएम साहब ने हमें कहा हुआ है कि भाई कोई गलत चीज कहता है आपको तो आप मुझे बताएं। ऐसे ही हम चाहते हैं कि कोई कर्मचारी को अगर प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इन्फॉर्म कर दे, अपने तहसीलदार को, बीडीओ को बताए। सरपंच एक चुने हुए पब्लिक के नुमाइंदे हैं, उनको सुना जाना चाहिए। उनके द्वारा जो काम वो कहते हैं वो करे जाने चाहिए नियमानुसार। जिसके लिए नियम नहीं है, ऐसा नहीं बिल्कुल नियम में बंद के करे। बोनाफाइडी इंटेंशंस पे हम अधिकारी भी करते हैं कई बार, ऐसा नहीं रूल नहीं है भी, इंटेंशन ठीक रखते हो काम करें। और कोई पॉलिसीज वगैरह चेंज कराने की, ऐसी हिदायत चेंज कराने की आवश्यकता तो कृपया करके हमारी नॉलेज में आप भी डालें प्लीज। बहुत सारी हमारी, मैं तो यकीन मानिए न्यूज़ पर्सनल है, मेरा हिसार का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है। हमारे दैनिक भास्कर के, जागरण के और जो अच्छे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं वो बिल्कुल हमारे हाउस की मीटिंग में बैठ के और बहुत बढ़िया से हम उनसे, उनका काम ये है कि सिस्टम सुधरना चाहिए बिल्कुल। और यहाँ तो देखिए अभी सीनियर हैं, आप में सीनियर लोग हैं, तो आप भी जो बताएंगे कृपया करके, ऐसा नहीं है हम मिल के ही करें, मैसेज भी कर देते हैं। हर चीज़ का एक प्रिंट छुटता है कि भाई ये काम ऐसे हो सकते हैं, हम भी उसको पढ़ के माइंड में रखते हैं कि इन्होंने ये सजेशन दिया ये हो सकते हैं। सीएम साहब ने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि फर्क नजर आना चाहिए कि लोगों को सुना जा रहा है, लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि भाई कि सिर्फ भाई जो किसी ने फोन करा दिया उसी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा करके आम आदमी भी आके, पंचायतें आती हैं पूरी। इसके बाद मैं आपको एक प्रोजेक्ट का अपडेट देना चाहूँगा। पावर ग्रिड की ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, आपके माध्यम से मैं किसानों से भी अपील करूँगा, और पहले भी हमने उनसे बहुत मीटिंग्स की हैं। ये ट्रांसमिशन लाइन खेतड़ी नरेला लाइन है, इसमें 191 टावर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में आने थे। 88 लोकेशंस पे अभी नहीं हुए थे फाउंडेशन स्टोन्स। अभी एट प्रेजेंट 8 लोकेशंस पे काम चल रहा है, जिसमें 36 टावर्स आ जाएंगे हमारे। हमारा मेजर थ्रस्ट जो है, मुख्य प्रयास जो अभी ये है कि लोगों को ये समझाना जरूरी कि एक्विजिशन में और यूसेज में फर्क होता है। सुप्रीम कोर्ट की 2016 की अथॉरिटी है पावर ग्रिड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस सिब्बल की। उन्होंने उस जजमेंट में ये कि पावर ट्रांसमिशन लाइन जाने के लिए किसी भी की भी परमिशन की भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी सरकार ने जुलाई 2024 में एक पॉलिसी बनाई है जो कि बिल्कुल किसानों के फेवर की पॉलिसी है। इसके साथ साथ उसमें जो कंपनसेशन का प्रोविजन किया गया है वो बिल्कुल कराया जा रहा है। एक प्रैक्टिकल समस्या आ रही है कि खेवट अलग ना होने की वजह से, उनके अलग खाते ना होने की वजह से साझे खाते हैं, जिसको कि डीआरओ साहब ने, एसडीएम साहब ने बिल्कुल हमने प्रायोरिटी पे लिया। बेस्ट तरीका तो ये है कि भाई खेवट अलग हो तो एक व्यक्ति को जिसके पोजीशन में वो लैंड है, जिस पे टावर लग रहा है, उसी को पैसा मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा लोग एग्री करेंगे तो हम उनका खेवट ही अलग कर देंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका, आइडिया। आज के दिन ही सेटलमेंट हो गया, रेवेन्यू केस नहीं चलेगा। फिर अगर कहीं ऐसा नहीं है तो फिर हम जमाबंदी में जो उसके साझेदार हैं सबको पैसा देंगे। ये लाइन जो है 4 जिलों से जा रही है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर और सोनीपत। कल भारत सरकार के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था। झज्जर में इसमें काम रुका हुआ था, अब ये काम बिल्कुल नहीं रुका हुआ, और हम बिल्कुल कमिटेड हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि आप भी मानेंगे इस बात को, ये नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। ये ऐसा नहीं कि भाई किसी प्राइवेट व्यक्ति के लिए या कुछ प्राइवेट इंटरेस्ट है इसमें। और लोगों को भी हम ये कह रहे हैं कि जी देखो, ये यथास्थिति को मानना ही इसमें सोल्यूशन है, क्योंकि आप किसी भी कोर्ट में भी जाएंगे, किसी भी कोर्ट में। अभी एक खरर में एक मामला आया था जिसमें उस दिन हमारी मीटिंग थी, 11 तारीख को सीएम साहब के साथ डीसी कॉन्फ्रेंस थी। उसमें एक लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। फर्स्ट टाइम जब उसने वैसा किया, मैं आपके माध्यम से क्लैरिफाई करना चाहूँगा, तो पुलिस ने और जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी थे उनको समझाया कि भाई ऐसा ना करो। उसने पीपी ले रखी थी, आँख में तेल की,
थे नहीं, और उसमें दूसरी बार जब उसने अटेम्प्ट किया तब किया डीसीपी मयंक मिश्रा जी ने। बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो पहली बारी में, और मैं पर्सनली भी ये मानता हूँ कि भी हमने लोगों को समझा के और उनको मनाना है, रादर देन केस नहीं करते उस तरह से। लेकिन अगर कोई नहीं मानेगा फिर लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना ले कोई भी ऐसे। आप समझें, एक होता है कि हमने सरकार तक बात पहुंचानी है, उसके माध्यम भी होते हैं। सीएम साहब बिल्कुल पब्लिक से मिलते हैं, डायरेक्टली कॉमन मैन से मिलते हैं, कोई भी व्यक्ति जाके मिल सकता है उनसे चाहे तो। सीएम साहब जब बहादुरगढ़ में आए थे तो बहादुरगढ़ में उन्होंने मुझसे पूछा भी था ये इस प्रोजेक्ट के बारे में भी, और लोग भी मिले थे, रेवाड़ी खेड़ा गांव के थे वो लोगों को सीएम साहब हमने मिलवाया था उनको। तो उस पॉलिसी में भी जो कंपनसेशंस हैं वो बिल्कुल रीजनेबल हैं। डिमांड हो सकती है किसी की भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें जो कंपनसेशन दी गई वो रीजनेबल है। पहले बिल्कुल भी कंपनसेशन नहीं होती थी। ये जो पॉलिसी है बिल्कुल रीजनेबल पॉलिसी है। और अगली बात ये कि बाकी तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में काम बिल्कुल निर्बाध चल रहा है। यहाँ थोड़े टाइम से रुका हुआ था तो थोड़ा प्रयास ज़्यादा लगे, लेकिन ये जब मेरी पोस्टिंग होने से पहले भी सीनियर ऑफिसर्स ने मेरे को ये कहा कि आप इस प्रोजेक्ट पे पहला ही प्रोजेक्ट ये नोट कराया गया था कि ये प्रोजेक्ट करवाना है। ठीक है, अनाउंसमेंट्स की थी अलॉन्ग विद अदर थिंग्स। एक मेजर अनाउंसमेंट ये की है कि बहादुरगढ़ म्यूनिसिपल काउंसिल को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने की फिजिबिलिटी चेक की जाए। ये सीएम साहब का जो दूरदर्शी नजरिया है कि भाई अब वो शहर बढ़ रहा है ज़्यादा, और दिल्ली के चारों तरफ अब अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आने के फायदे ज़्यादा हैं म्यूनिसिपल काउंसिल से। मैं डीएमसी साहब बैठे हैं, ये भी एग्री करेंगे। मेरी भी ओपिनियन थी, मैंने सीएम साहब को ब्रीफ भी किया कि सर ये जिले में काफ़ी जो मंगोलपुर की तरफ से या अदरवाइज तरफ से इंडस्ट्रीज काफ़ी शिफ्ट हो रही हैं और इलीगली प्लास्टिक वगैरह जलाया जा रहा है, और अनप्लान्ड डेवलपमेंट काफ़ी आ रही है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का गवर्नेंस सेपरेट एक्ट से होता है, उसमें उनकी ऑफिसर्स की पावर हो गया, उसमें जैसे चीफ इंजीनियर बैठेंगे वहाँ पर एक प्लान्ड मैनर में डेवलपमेंट हो सकता है, और कॉर्पोरेशंस में अच्छी डेवलपमेंट लोगों को दे पाएँ हम, ये है। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डीसीपी साहब से, इन जनरल वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस के बारे में